नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी जो राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज चल रही थी, आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंध जो भी डाटा बन रहे थे वो देख लिए, और उसके साथ हमने भौतिक प्रदेश का एक भाग है जो मरुस्थल वाला, वो भी कवर कर लिया था। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे अरावली पर्वतमाला को, साथ ही पूर्वी मैदानी भाग को और राड़ौती पठार को। तो इस प्रकार से हमारा भौतिक प्रदेश है वो ये 3 टॉपिक कवर करने के बाद पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे जलवायु वर्गीकरण, जिसमें हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि राजस्थान में जो ऋतुओं का वर्गीकरण है, उसका वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरावली पर्वतमाला का। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में हम क्या क्या चीज देखेंगे वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण है वो कैसे हुआ था। तो अरावली पर्वतमाला का निर्माण है वो वलन पर्वतों की जो वलन प्रक्रिया होती है उससे अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। और ये अरावली पर्वतमाला है, ये किस प्रकार का पर्वत है, तो ये वलित पर्वतमाला का प्रकार है अरावली। साथ ही की अरावली है उसका निर्माण है वो किस काल में हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे कि अरावली का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो ये प्राचीनतम जो काल है प्री कैम्ब्रियन काल, उस काल की ये अरावली पर्वतमाला बन जाती है। और साथ ही अरावली पर्वतमाला का निर्माण है वो दो प्लेटों के टकराने से हुआ था, जिसमें जो उत्तरी प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट थी, और जो दक्षिण प्लेट है वो कौन सी प्लेट थी, वो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से अरावली का निर्माण है वो हुआ है। अब हम अरावली की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, तो वर्तमान में जो अरावली है वो अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है, जिसे रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं, यानी अवशिष्ट पर्वतमाला बोलते हैं। तो वर्तमान में अरावली किस प्रकार से विद्यमान है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में अरावली है वो अवशिष्ट पर्वतमालाओं के रूप में विद्यमान है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो अरावली है वो अपने मूल का 1/3 वर्तमान में शेष रही है, यानी 1/3 33% मान सकते हैं कि अरावली जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है वो कितना भाग है, मूल का 33% ही भाग है। साथ ही हम अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि अरावली की औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। और लेकिन मानते हैं कि जब अरावली का निर्माण हुआ था उसमें अरावली की औसत जो ऊंचाई है वो 2700 मीटर थी, जो अब घटकर कितनी रह गई है, 930 मीटर है वो रह गई है। अब अरावली से संबंधित जो भी विस्तार है तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरावली का मूल बिंदु है वो कहाँ पे है, यानी अरावली का पिता है वो किसे माना जाता है, तो अरब सागर को अरावली का पिता है वो माना जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अरावली का मूल बिंदु है वो कहाँ पे है, अरब सागर में है। और ये कहाँ पे है, तो ये मणिक द्वीप के पास जो चट्टान है वहां से अरावली का मूल बिंदु है वो माना जाता है। अब हम बात करें कि अरावली की लंबाई है वो कितनी है, तो अरावली कुल जो लंबाई है वो अरावली की 692 किलोमीटर है। जो कहाँ से कहाँ तक है वो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये गुजरात के खेड़ब्रह्म से दिल्ली की रायसीना हिल्स यानी जो पहाड़ी है वहां तक जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत अरावली है वो कितनी लंबी है, तो वो 550 किलोमीटर, यानी अरावली का लगभग 80% हिस्सा है वो राजस्थान के अंतर्गत ही स्थित है। अब हम बात करें कि अरावली की आकृति है वो कैसी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अरावली की आकृति है वो कर्णवत संरचना है, यानी कान की जैसी संरचना है अरावली की वर्तमान में। और अरावली की दिशा की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ये भी आप ध्यान रखें कि ये मान लीजिए हमारे राजस्थान का मैप है, तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो अरावली इस प्रकार से विद्यमान है, दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से उत्तर उत्तर और पूर्व, इस प्रकार से अरावली है वो राजस्थान में विस्तार है इसका। अब हम बात करें कि अरावली है उसमें उच्चतम उच्च उच्च पाया जाता है, यानी हाईएस्ट रिलीफ फीचर है, ये भी अरावली के अंतर्गत है, इसकी विशेषता है। अब हम अरावली का विभाजन है वो पढ़ेंगे कि अरावली का विभाजन है वो किस प्रकार से बांटा गया है। तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। तो अरावली के 3 भाग कौन कौन से हैं, पहली है उत्तरी अरावली, और उसके बाद है मध्य अरावली, और एक है दक्षिण अरावली। तो मान लीजिए ये अरावली है तो उसके 3 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। तो ये रहेगी उत्तरी अरावली, फिर ये मध्य अरावली है, और ये दक्षिण अरावली है। तो अब देखिए जो उत्तरी अरावली है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि खेतड़ी झुंझुनू से जयपुर तक जो अरावली की रेंज है उसे हम उत्तरी अरावली के अंतर्गत मानते हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी रहेगी, तो रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। इसके अलावा उत्तरी अरावली से संबंधित जो भी और चोटियां हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे मालखेत हो गई, मालखेत हो गई, मालखेत कहाँ पे है, ये सीकर के अंतर्गत है। आप इन चोटियों का बस जिला है वो ध्यान रखें। मालखेत हो गई, ये कहाँ पे है, सीकर में। लोहागरल हो गई, लोहागरल हो गई, और इसके अलावा भोजगढ़ हो गई,
भोजगढ़ हो गई, ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों झुंझुनू के अंतर्गत हैं। और इसके अलावा और भी चोटियां हैं जो उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती हैं, जैसे खो हो गई, ये कहाँ पे है, खो आएगी, खो जयपुर के अंतर्गत आएगी। इसकी ऊंचाई भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये 920 मीटर है और ये कहाँ पे स्थित है, ये जयपुर में स्थित है, जो उत्तरी अरावली की चोटी है। इसके अलावा जयपुर के अंतर्गत एक बाबाई चोटी है, ये भी जयपुर के अंतर्गत आएगी। और दो चोटियां शिरावास और भानगढ़, ये अरावली की अलवर की चोटियां हैं जो उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से आप जो उत्तरी अरावली की चोटियां हैं वो भी ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी अरावली का विस्तार है वो कहाँ तक है, खेतड़ी झुंझुनू से जयपुर तक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर है। इसके अलावा मैंने बताया था मालखेत शिखर के अंतर्गत है, लोहागढ़ और भोजगढ़ झुंझुनू में, खो और बाबाई जयपुर में, और शिरावास और भानगढ़ है, ये दो चोटियां और हैं जो अलवर में। ये सभी की सभी चोटियां हैं वो उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे कि मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली के बारे में बात करें तो ये अजमेर से लेकर मेवाड़ा अरावली तक जो विस्तार है वो कहाँ किस अरावली रेंज के अंतर्गत आएगा, मध्य अरावली रेंज के अंतर्गत। और इसका विस्तार देखिए, जयपुर से राजसमंद के बीच में मुख्यतः अजमेर और ब्यावर वाला भाग है, उसको हम मध्य अरावली के अंतर्गत लेते हैं। और इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसकी प्रमुख चोटियां हैं वो 3 चोटियां हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। तो सबसे पहले जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो रहेगी टोडगढ़। टोडगढ़ जिसे जो कहाँ पे है, ब्यावर में है, जिसे मोरमजी या दुरुमय जी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर है टोडगढ़। जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये ब्यावर में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसे मोरमजी या दूरमराई जी भी बोलते हैं। इसके बाद अगली चोटी रहेगी तारागढ़, जो अजमेर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर है वो रहेगी। और इसके अलावा एक पहाड़ी और है नाग पहाड़ियाँ, जो पश्चिमी अजमेर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है नाग पहाड़ी की, 795 मीटर है। और ये सर्पिलाकार पहाड़ी के रूप में विद्यमान है, इसीलिए इसको नाग पहाड़ियाँ बोलते हैं। और इसके अलावा आप ये एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के मध्य जो सर्वाधिक अंतराल है वो विस्तृत है, कहाँ पे, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली के मध्य सर्वाधिक अंतराल है वो माना जाता है। अब इसके बाद हम बात करें दक्षिण अरावली की, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण अरावली कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार है वो राजसमंद से सिरोही तक है, वो दक्षिण अरावली के अंतर्गत आता है। और दक्षिण अरावली की विशेषताओं की बात करें तो ये सर्वाधिक ऊंची है और सर्वाधिक चौड़ाई भी दक्षिण अरावली की देखने को मिलती है। और सर्वाधिक दरें हैं वो भी दक्षिण अरावली में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पठार भी देखने को मिलते हैं, झील भी ठीक ठाक है यहाँ पे, और वनस्पति भी यहाँ पे खूब देखने को मिलती है दक्षिण अरावली के अंतर्गत। अब हम बात करें कि दक्षिण अरावली को फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो पहली जो आबू अरावली है उसके अंतर्गत सिरोही और पाली जिले को शामिल करेंगे, और उसके बाद मेवाड़ अरावली के अंतर्गत राजसमंद एवं उदयपुर इन जिलों को शामिल करेंगे। और ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों आएंगे दक्षिण अरावली के अंतर्गत। जो आबू अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी रहेगी गुरु शिखर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि गुरु शिखर है उसको संतों का शिखर या फिर हिंदू ओलंपस किसने कहा था, तो कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस है वो कहा था। इसके बाद जो मेवाड़ अरावली है जो राजसमंद उदयपुर में विस्तृत है, इसकी सर्वोच्च चोटी है वो दरगाह आएगी। और इसकी ऊंचाई भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो दरगाह की ऊंचाई है वो कितनी है, 1431 मीटर है वो इसकी ऊंचाई रहेगी। इस प्रकार से जो अरावली का विभाजन है जो 3 भागों में, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, वो हमने देख लिया है। अब हम अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनकी भी बात करेंगे और इनको हम घटते क्रम में देखेंगे। तो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, वो आप सभी को पता ही है, जो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। उसके बाद दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर है, वो इसकी ऊंचाई रहेगी शेर की। और ये कहाँ पे स्थित है, सिरोही में। फिर तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़ा, वो भी, ये भी कहाँ पे है, ये सिरोही में। तो दिलवाड़ा की भी ऊंचाई आप ध्यान रखेंगे 1442 मीटर, 1442 मीटर। ये दिलवाड़ा है वो सिरोही है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर। उसके बाद अगली चोटी है दरगाह, जिसकी ऊंचाई हमने देखी थी अभी, 1431 मीटर। ये कहाँ पे स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है। फिर है अचलगढ़, ये भी सिरोही में स्थित है, और अचलगढ़ की ऊंचाई है वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी रहेगी, 1380 मीटर, ये अचलगढ़ की ऊंचाई है। फिर है कुंभलगढ़, जो राजसमंद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1224 मीटर है। और उसके बाद है धोनिया, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1183 मीटर है वो धोनिया की ऊंचाई रहेगी। और उसके बाद में जो अगली चोटी है वो कौन सी है, रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है, और ये शिखर के अंतर्गत स्थित है। तो इस प्रकार से जो
और चोटियों का घटता क्रम है वो हमने देख लिया है। तो सबसे ऊंची गुरु शिखर 1722 मीटर, फिर शेर सिरोही के अंतर्गत है 1597 मीटर, फिर दिलवाड़ा की ऊंचाई हमने देखी थी 1442 मीटर सिरोही, अचलगढ़ दरगाह की ऊंचाई 1431 मीटर उदयपुर के अंतर्गत, फिर अचलगढ़ की 1380 सिरोही में, कुम्भलगढ़ की 1224 मीटर आसमान, फिर धोनिया उदयपुर के अंतर्गत 1183 मीटर, और फिर रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है और इस शिखर के अंतर्गत है वो स्थित है। इसके बाद में आपको जालौर जिले की पहाड़ियाँ हैं वो कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जालौर जिले की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो भी आप देख लीजिए कि जालौर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो जालौर की अगर पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले आएगी डोरा पर्वत जो सबसे ऊंचा है। जालौर की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है 869 मीटर रहेगी। तो डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है 869 और ये जालौर की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसके बाद आएगी इसराना बाकर दोनों पर है और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, तो इसकी ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है, इससे थोड़ी ही कम है 839 मीटर। और उसके बाद अगली जो चोटी है वो आएगी रोजा बाकर। तो रोजा बाकर की ऊंचाई आप ध्यान रखेंगे 730 मीटर है, 730 मीटर। और इसके बाद है एक चोटी और रहेगी जो है जरोला बाकर, ये भी जालौर के अंतर्गत है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई रहेगी 588 मीटर। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी जालौर की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात आए तो डोरा पर्वत रहेगा जिसकी 869 है, और इसके बाद है वो इसराना 839 रहेगी, और रोजा बाकर 730 मीटर है, और जारोला है वो इसकी ऊंचाई कितनी है 588 मीटर है वो रहेगी। तो जालौर की सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो आपको डोरा पर्वत करना है 869 ना कि इसराना की ऊंचाई अब 839 मीटर रहेगी। अब आगे हम देखें कि अरावली का राजस्थान में क्या महत्व है। तो अरावली के महत्व के बारे में बात करें तो ये अरावली रेंज है ये खनिजों के भंडार से समृद्ध है। यहाँ पे धात्विक खनिज है ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे लिख के देता है कि अधात्विक खनिज है वो अरावली रेंज में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये कथन गलत होगा क्योंकि अरावली रेंज है इसमें सिर्फ धात्विक खनिज है उनकी प्रचुर मात्रा है वो पाई जाती है। साथ ही जो अरावली रेंज है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई है और यहाँ पे जैव विविधता है वो सर्वाधिक है, ये भी बहुत ज्यादा है अरावली रेंज के अंतर्गत। और ये राजस्थान में जल विभाजक रेखा के रूप में भी कार्य करती है और ये राजस्थान की जो भी नदियां हैं उनको दो भागों में बांटती है ये अरावली रेंज है। तो इसके जो पश्चिमी साइड की नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं और पूर्वी साइड की जो भी नदियां हैं वो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो इस प्रकार से अरावली है वो राजस्थान में जल विभाजक रेखा के रूप में भी कार्य करती है और यहाँ से अरावली रेंज से राजस्थान की बहुत सी नदियों का भी उद्गम होता है। साथ ही यहाँ पे पर्यटन स्थल जो माउंट आबू है ये भी अरावली रेंज के अंतर्गत स्थित है। और जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही है अरावली वो है मरुस्थल को रोकना, यानी ये मरुस्थल को पूर्व दिशा में रोकने से बढ़ रही है। और हाल ही में जो सरकार है उन्होंने ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी चालू किया है। तो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में अरावली से संबंधित है और अरावली को फिर से हरा भरा बनाना इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है कि अरावली इस ग्रीन प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या रहेगा कि अरावली है उसको फिर से हरा भरा बनाया जाएगा, फिर से हरा भरा बनाना है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि मरुस्थल है उसको पूर्व दिशा में बढ़ने से रोकना, साथ ही जैव विविधता है उसको बढ़ाना, ये इसके दो उद्देश्य हैं वो रहेंगे। यानी मरुस्थल को पूर्व दिशा में बढ़ने से रोकना और जो जैव विविधता है उसको बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य है। साथ ही ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उसमें राजस्थान के 19 जिले वो शामिल हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उसमें कितने जिले राजस्थान के, तो 19 जिले वो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्थित हैं और ये अरावली को फिर से हरा भरा करना इसका उद्देश्य है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का। फिर हम बात करें कि अरावली के अंतर्गत प्रमुख दरें वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण अरावली में कौन कौन से दरें शामिल हैं। तो देखिए सबसे पहले है डिबक की नाल जो कहाँ पे है सलूम्बर में है और ये जयसिंह झील के है उसके पास में ही है। फिर केवड़ा की नाल ये उदयपुर में रहेगी, देबारी की नाल ये भी उदयपुर में है, हाथी की नाल ये भी उदयपुर में है, और फुलवारी की नाल की बात करें ये उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। और ये जो सोममानसी वाकल नदियां हैं ये फुलवारी की नाल से निकलती हैं। साथ ही फुलवारी की नाल के संबंध में एक फैक्ट और भी आप ध्यान रखेंगे कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी नाल या दरा है। कौन सी? फुलवारी की नाल, ये उदयपुर में स्थित है और यहाँ पे जो सोममानसी वाकल हैं इन नदियों का उद्गम होता है। उसके बाद अगली नाल है पगलिया झीलवाड़ा की नाल। ये कहाँ पे है तो ये राजसमंद और पाली के अंतर्गत स्थित है और साथ ही ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। कौन सी? पगलिया झीलवाड़ा की नाल, और ये राजसमंद और पाली के मध्य स्थित है और ये मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ती है। अब हम बात करेंगे कि राजसमंद है उसमें कौन कौन से दरे हैं या कौन सी नाल है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि खामली या कामली घाट है ये राजसमंद के अंतर्गत स्थित है, गोरम घाट है ये भी राजसमंद के अंतर्गत स्थित है,
और हाथीगुड़ा की नाल ये हल्दी घाटी राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद पाली और ब्यावर यानी मध्य अरावली है, उससे संबंधित कौन कौन से दरें हैं वो भी देख लीजिए। तो देशसूरी की नाल होगी, ये पाली के अंतर्गत है। फिर बरनाल होगी या बरदरा हो गया, ये वर्तमान ब्यावर के अंतर्गत है और ये मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है, कौन सा, बरदरा। फिर है परवेश्वर नाल या सूरानाल या शिवपुरा घाट, ये ब्यावर यानी ब्यावर के जो भी दरे हैं वो भी आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो परवेर नाल हो गया, सूरानाल हो गया और शिवपुर घाट हो गया, ये ब्यावर के प्रमुख दरे हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी प्रमुख दरे हैं वो भी देख लिए। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख पठार हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी ऊंचाई है वो कितनी है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो वो रहेगा उड़िया का पठार और ये सिरोही जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात आएगी तो ये कितना रहेगा, 1360 मीटर रहेगा और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा वो पठार है। फिर दूसरे नंबर पर है, अब सॉरी दूसरे नंबर पर आएगा बुराट का पठार। तो बुराट के पठार की ऊंचाई की बात करें तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1225 मीटर। तो बुराट के पठार की ऊंचाई कितनी रहेगी, इसकी रहेगी 1225 मीटर और ये कहाँ पे है, ये कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य है और ये जल राज्य के रूप में भी कार्य करता है। और जो जिरगा चोटी है ये बुराट के पठार पर ही स्थित है। फिर तीसरे नंबर पर रहेगा आबू का पठार। तो आबू के पठार की ऊंचाई कितनी रहेगी, 1200 मीटर रहेगी और ये सिरोही जिले में स्थित है और ये डोम शेप में वो स्थित है, कौन सा, आबू का पठार। फिर है लसाड़िया का पठार, ये सलुम्बुर और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, कौन सा, लसाड़िया का पठार और ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है और ये कटा फटा हुआ पठार है। इसके अलावा हम और पठारों की बात करें तो एक रहेगा मेसा का पठार। मेसा का पठार की बात करें तो मेसा का पठार है वो कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा चित्तौड़ जिले के अंतर्गत मेसा का पठार, जिसपे चित्तौड़ का किला है वो स्थित है, मेसा का पठार। और इसके बाद एक पठार और आप याद रखेंगे, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक है वो स्थित है, कौन सा, ऊपरमाल का पठार। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक विस्तृत है ऊपरमाल का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में और लसाड़ी का पठार है वो सलुम्बुर और उदयपुर प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, जयसमंद झील के पूर्व साइड में ये स्थित है। अब हम अरावली जो रेंज है उसके कुछ जिलों में अलग अलग नाम है वो भी देख लेते हैं। तो आड़ावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है बूंदी में अरावली पर्वतमाला को। नागपाड़ियाँ जो अजमेर पश्चिम में, वहाँ पे नागपाड़ियों के रूप में जाना जाता है। और मालखेत की बात करें तो ये सीकर में नाम है इनका। और गिरवा हिल्स ये उदयपुर में स्थित है, यहाँ पे तस्तरीनुमा जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उदयपुर के अंतर्गत इनको गिरवा बोलते हैं। साथ ही सिरोही में इन्हें भाकर कहते हैं। ये तीर ढाल और उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं जिनको सिरोही के अंतर्गत भाकर है वो कहा जाता है। इस प्रकार से हमने अरावली से संबंधित कौन कौन से फैक्ट देखे हैं वो भी फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि अरावली का हमने निर्माण देख लिया, वर्तमान स्थिति देख ली, विस्तार देख लिया और कितने भागों में विभाजित है ये भी देख ली, प्रमुख चोटियाँ देख ली, इसका महत्व देख लिया, दरे पठार और इनका स्थानीय नाम है वो देख लिया। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है वो हमारी पूरी होती है। अब हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी भाग की। तो चलिए पूर्वी मैदानी भाग की ओर से। तो पूर्वी मैदानी भाग है, इसका निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, तो इसका निर्माण है वो नदी अवसाद यानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और ये 33 सागर का हिस्सा है। ये हमने पहले वीडियो में देखा था कि राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश हैं वो किसका हिस्सा है। तो जो पूर्वी मैदानी भाग है ये हमने बताया था कि ये 33 सागर है उसका हिस्सा है। और पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाधिक उपजाऊ है, जो भी भौतिक प्रदेश हैं उनमें सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा क्षेत्र है, तो पूर्वी मैदानी भाग है। इसे खदान का कटोरा भी हम पूर्वी मैदानी भाग को कहते हैं। और मैक्सिमम जो जनसंख्या घनत्व है वो भी यहीं पे पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये राजस्थान के 23% क्षेत्र पर विद्यमान है और साथ ही राजस्थान की 39% जनसंख्या है वो यहाँ पे निवास करती है। तो इस प्रकार से जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो भौतिक प्रदेश रहेगा वो पूर्वी मैदानी भाग है वो रहेगा। अब हम बात करेंगे कि जो पूर्वी मैदानी भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जो पूर्वी मैदान है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे मई मैदान या दक्षिणी मैदान। तो मई मैदान को हम वागड़ का मैदान या फिर यहाँ पे माई आएगा, सॉरी यहाँ पे माई का मैदान है वो भी इसको कहते हैं। और इसका विस्तार 3 जिलों में है, मेंढक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, 3 जिलों में माई मैदान का विस्तार है। और कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में इसको कहते हैं, माई नदी के मैदान को कांठल का मैदान कहाँ पे कहते हैं, प्रतापगढ़ के अंतर्गत। और लाल चिकनी मिट्टी है वो इस क्षेत्र में विस्तृत है। साथ ही यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें तो मक्का हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, ये माई मैदान यानी दक्षिण मैदान की प्रमुख फसलें हैं वो हैं। अगला है बनास या बाणगंगा मैदान। तो बनास और बाणगंगा मैदान की बात करें तो बनास के जो दक्षिणी मैदान है वो मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है और ये राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर के अंतर्गत है विस्तृत है, कौन सा, बनास का दक्षिणी मैदान। और यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो यहाँ की मिट्टी है वो भूरी मिट्टी रहेगी। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बनास के दक्षिणी मैदान जो इसे मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है,
यहाँ पे भूरी मिट्टी की प्रचुरता है वो पाई जाती है। अब हम बनास के उत्तरी मैदान की बात करें तो इसे मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं। किसको? बनास उत्तरी मैदान को किस नाम से जाना जाता है? मालपुरा करौली मैदान के नाम से। और इसका विस्तार की हम बात करें तो अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर जिले हैं यहाँ पे बनास के उत्तरी मैदान, जिसे मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं, इसका विस्तार है। अब हम देखेंगे बाणगंगा प्लेन यानी बाणगंगा बेसिन, तो इसका विस्तार है वो जयपुर, दौसा, भरतपुर और कोटपुतली बहरोड यहाँ पे अलवर तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे जो बाणगंगा मैदान है उसे रोही का मैदान भी बोलते हैं। रोही का मैदान किसे बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जो पर्वत और नदियों के बीच में उपजाऊ क्षेत्र हो उसे रोही मैदान रोही मैदान है वो बोलते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि सर्वाधिक जनघनत्व है वो यहाँ पे पाया जाता है। अब हम बात करेंगे चंबल के मैदान की, तो चंबल का मैदान है वो अवनालिका अपर्दन या गली एरोजन के लिए जाना जाता है। ये आप सभी को पता ही है कि चंबल जो मैदान है, चंबल नदी के कारण यहाँ पे अवनालिका अपर्दन होता है, जिसे गली एरोजन बोलते हैं। ये यहाँ पे साथ ही उत्कात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसे बैडलैंड ट्रोपोलॉजी है वो बोलते हैं। और जो बीड़ का मैदान है वो चंबल मैदान को बोलते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जो उत्कात स्थलाकृतियां हैं यहाँ पे, इनको डांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डांग भी कहते हैं। और डांग की रानी है वो करौली जिले को कहते हैं। साथ ही आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो ये बनास बेसिन है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो बनास बेसिन के बारे में एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो AM हेरोन है इन्होंने जो बनास बेसिन है इसको तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी थी। तो AM हेरोन ने किस क्षेत्र को तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी थी? तो ये आप ध्यान रखेंगे, बनास जो बेसिन है इसको AM हेरोन ने तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो मेरे ध्यान में आ गया, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। जो बनास बेसिन है इसको AM हेरोन ने तृतीय पेनी प्लेन की संज्ञा दी थी। इसके अलावा आप एक माई मैदान से एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य जो मैदान है उसको यहाँ पे छप्पन का मैदान है वो बोलते हैं। तो छप्पन का मैदान किन किन जिलों के मध्य स्थित है? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन का मैदान विस्तृत है। और जो डांग क्षेत्र है, जो उत्कात स्थलाकृतियां हैं, इनको डांग क्षेत्र बोलते हैं। और डांग की रानी है वो करौली को बोला जाता है। इस प्रकार से हमने जो पूर्वी मैदानी भाग है वो हमने पूरा देख लिया है। अब हम बात करेंगे अड़ोती के पठार के बारे में। तो अड़ोती के पठार के बारे में बात करें तो अड़ोती का पठार है वो मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है। और ये मालवा का पठार कहाँ पे है? तो ये MP में। तो जो अड़ोती का पठार है ये MP के मालवा पठार का उत्तरी भाग है वो माना जाता है। और यहाँ पे चट्टानों की बात करें, जो ये अड़ोती का पठार है यहाँ पे बेसाल्ट लावा और विंध्यन चट्टानों का ये मिश्रण माना जाता है। कौन सा? अड़ोती का पठार। और अड़ोती के पठार को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। तो एक तो हो गया दक्कन का लावा पठार जो दक्षिणी भाग है, और विंध्यन कंगार भूमि जिसे दक्षिणी पूर्वी भाग बोलते हैं। यहाँ पे जो विंध्यन कंगार भूमि है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो विंध्यन कंगार भूमि है ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। काफी बार एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसाल्ट लावे से निर्मित है या किससे निर्मित है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। जो विंध्यन कंगार भूमि है ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अब हम जो अड़ोती के पठार है उसके 5 भागों में बांटा गया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो कौन कौन से 5 भाग हैं? तो सबसे पहले हम बात करें अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। तो ये अड़ोती के पठार के ही भाग हैं, ये बूंदी में पाई जाती हैं वो पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। इन्हें बूंदी में क्या बोलते हैं? इनको अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। और मुकुंदरा हिल्स है ये कोटा और झालावाड़ में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला भाग है शाहबाद उच्च भूमि जो 12 में विस्तृत है। और यहाँ पे घोड़े के नाल की जो होती है उसके आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहीं पर रामगढ़ क्रेटर है वो कहाँ पे? शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। ये एक झील है और ये क्रेटर ये प्राकृतिक झील मानी जाती है रामगढ़। और ये हाल ही में विश्व भू विरासत स्थल में भी इसको शामिल किया गया है रामगढ़ क्रेटर झील को। ये कहाँ पे है? 12 में। और शाहबाद उच्च भूमि में किस प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियाँ वो पाई जाती है। फिर एक भाग है झालावाड़ का पठार, यहाँ पे काली मिट्टी है वो काफी पाई जाती है। फिर एक भाग है गगधर उच्च भूमि, ये भी झालावाड़ में स्थित है। और जो ये नदी निर्मित मैदान है ये किन किन नदियों में है? चंबल और उसकी सहायक नदियां, जैसे चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, परवन हो गई, इन नदियों से इस मैदान का निर्माण है वो हुआ है। तो इस प्रकार से अड़ोती का पठार है वो हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। अब हम देखेंगे जलवायु का वर्गीकरण। तो हम इस वीडियो में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को देखेंगे। और कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में किसको आधार माना था? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कोपेन ने अपने जो जलवायु वर्गीकरण का आधार है वो वनस्पति को माना था। और वर्षा और तापमान पर ये वर्गीकरण है वो आधारित है।
और जलवायु किसे कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 30 वर्षों की जो मौसमी दशाएं होती हैं, यानी एक स्थान का 30 वर्षों तक की मौसम दशाओं का अध्ययन करना ही जलवायु है। 30 वर्षों की लंबी जो मौसम होता है 30 वर्षों का, उसे ही हम जलवायु का नाम देते हैं। तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है AW। तो AW है, इसे हम बोलते हैं आर्द्र जलवायु। क्या बोलते हैं? आर्द्र जलवायु। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये वागड़ क्षेत्र हो गया, जो माई बेसिन है वहाँ पे, और आड़ोती क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये राजस्थान का मैप हो गया। तो ये AW है, ये कहाँ पे पाई जाएगी? जो माई बेसिन हो गया ये यहाँ पे, और जो आड़ोती क्षेत्र है यहाँ पे राजस्थान की जलवायु है वो कौन सी पाई जाएगी? तो AW जलवायु है वो पाई जाएगी। तो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया और प्रतापगढ़ हो गया, साथ ही आड़ोती क्षेत्र, कोटा बारा, धलवाड़ हो गया। इन जिलों में AW जलवायु है वो पाई जाती है, जिसको आर्द्र जलवायु बोलते हैं। और यहाँ पे वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे सवाना तुल्य वनस्पति है वो पाई जाएगी। तो किस प्रकार की वनस्पति है वो यहाँ पे पाई जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सवाना तुल्य वनस्पति है वो पाई जाएगी AW जलवायु के अंदर। दूसरी है BWHW। तो BWHW यानी शुष्क प्रदेश है, वो कौन सा है? डेजर्ट हॉट, यानी शुष्क प्रदेश इसको बोलते हैं। और यहाँ पे वनस्पति का अभाव होता है, यहाँ पे वनस्पति है वो ना के बराबर है वो पाई जाती है। और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी उसे जीरोफाइट्स बोलेंगे। यहाँ पे इस क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्ण शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे बीकानेर हो गया, यहाँ पे संभाग नहीं आएगा, बीकानेर हो गया और जैसलमेर हो गया, लोधी हो गया, साथ ही गंगानगर का कुछ हिस्सा है वो BWHW के अंतर्गत आता है। यहाँ पे H की बात करें तो H का है मतलब होता है यहाँ पे हॉट ड्राई, और साथ ही W की बात करें तो यहाँ पे विंटर ड्राई है वो इसका अर्थ रहेगा। फिर हम बात करें BSHW की, तो BSHW है, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है वो माना जाता है BSHW। और यहाँ पे स्टेपी वनस्पति है वो पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी वनस्पति पाई जाएगी यहाँ पे? स्टेपी। AW में सवाना, और BWHW में वनस्पति ना के बराबर या फिर जीरोफाइट जो वनस्पति है वो पाई जाएगी। और BSHW में स्टेपी तुल्य वनस्पति है वो पाई जाती है। और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश माना जाता है। यहाँ पे लूनी बेसिन हो गया, नागौर हो गया, शेखावाटी इलाका हो गया, यानी जो 25 सेमी वर्षा रेखा है वहां से लेकर अरावली के मध्य जो क्षेत्र है वो BSHW के अंतर्गत आएगा। और यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश की बात करें कोपेन के अनुसार तो वो कौन सा रहेगा? BSHW है वो रहेगा। फिर अगला है CWG उप आर्द्र जलवायु इसको बोलते हैं, और इसका क्षेत्र है वो पूर्वी मैदान पूरा रहेगा। जयपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, टोंक है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे जी की बात करें तो जी है वो गंगेटिक प्लेन जैसा, यानी गंगा के मैदान के जैसा है वो यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर जो वनस्पति की बात करें तो पतझड़ विरल वनस्पति है वो CWG भाग के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम बात करें कि जलवायु को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो ये आप एग्जाम में यहाँ से सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न से कौन सा कारक है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो अक्षांशीय स्थिति है ये जलवायु को प्रभावित करती है। और जब देशांतरीय स्थिति यहाँ पे लिख के दे देगा आपको तो ये आपको नहीं करना है, यानी देशांतरीय स्थिति है ये जलवायु को प्रभावित है वो नहीं करती है। ये आप ध्यान रखेंगे, देशांतरीय स्थिति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, जबकि अक्षांशीय स्थिति है ये जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरी है समुद्र से दूरी, यानी समुद्र से क्षेत्र जितना दूर होगा या स्थल वो जलवायु को, वहाँ की जलवायु है वो जरूर चेंज मिलेगा वहाँ पे। तो समुद्र से दूरी है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। साथ ही अरावली हो गई, जो उच्चावच अरावली, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। फिर होगी धरातलीय संरचना, जल और थल का अनुपात है वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। मानसून और चक्रवात हो गए ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। साथ ही जेट स्ट्रीम यानी उच्च वायुमंडलीय पवन है ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये आप कारक जरूर ध्यान रखेंगे। एग्जाम में यहाँ पे सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न से कौन सा कारक है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित है वो नहीं करता है। तो इनमें से एक वो मिस करके यहाँ पे दूसरा कुछ ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अक्षांशीय स्थिति हो गई, समुद्र से दूरी हो गई, उच्चावच यानी अरावली हो गई, धरातलीय संरचना हो गई, मानसून में चक्रवात हो गया, और जेट स्ट्रीम यानी उच्च वायुमंडलीय पवन हो गई। ये सभी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनमें आपको एक फैक्ट है ये जरूर लिख के देता है कि देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित है वो नहीं करती है। अब हम अंत में बात करेंगे कि जो ऋतु वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए राजस्थान में जो ऋतु वर्गीकरण है उसमें मेनते हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून हो गई, वर्षा ऋतु हो गई जून से सितंबर हो गई, फिर शरद ऋतु हो गई ये कहाँ से सितंबर से दिसंबर हो गई, फिर शरद ऋतु हो गई, और फिर जो शीत ऋतु है वो अंत में हम देखेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसमें हम देखेंगे लू। तो लू
यानी जो गर्म शुष्क हवाएं होती हैं उनको हम लू बोलते हैं। और लू का कारण क्या है, ये है अभिवैन्य प्रवाह। अभिवैन्य प्रवाह के कारण ही राजस्थान के अंदर गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं, जिनको लू है वो बोलते हैं। फिर है दूसरा आंधी, यानी धूल भरी आर्द्र हवाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आंधी। और ये किस कारण से चलती हैं, तो ये सहवनीय प्रवाह के कारण ये चलती हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां हैं वो गंगानगर में आती हैं, कितने, 27 दिन। फिर अगली है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में आप ध्यान रखेंगे, तो वर्षा ऋतु मानसून का आगमन या निवर्तन कब माना जाता है, तो राजस्थान के अंतर्गत जो मानसून है उसका आगमन है 25 जून को माना जाता है। उसके बाद हम बात करें कि मानसून का निवर्तन, तो मानसून लौट कब जाता है, तो 30 सितंबर तक है वो मानसून है वो लौट जाता है। और आगमन है वो 25 जून को। यानी राजस्थान के अंतर्गत मानसून है वो लेट अराइवल और अर्ली डिपार्चर, यानी राजस्थान में मानसून है वो लेट आता है और जल्दी चला जाता है। इसके बाद हम बात करें कि राजस्थान में जो अधिकतम वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। और जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है जिसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, एक तो अरब सागर शाखा हो गई और दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो अरब सागर जो वाली शाखा है ये बांसवाड़ा में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो शाखा है ये कहाँ पे प्रवेश करती है, ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है सबसे पहले। और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है, झालावाड़ के अंतर्गत है वो प्रवेश करती है। आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत मानसून का प्रवेश द्वार है वो किसे माना जाता है, तो बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है वो माना जाता है। जो अरब सागर शाखा है ये अरावली के समांतर है, इस कारण राजस्थान में कम वर्षा करता है। यानी जो राजस्थान में कुल वर्षा होती है उसका 10% वर्षा है वही हमें अरब सागर शाखा है उसे प्राप्त होता है। इसका कारण ये है कि ये अरावली के समांतर है। फिर दूसरी शाखा है जो बंगाल की खाड़ी, जो शिवालिक एवं उत्तरी विशाल मैदान शाखा भी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो हवाएं आती हैं जिनको हम पूर्वाई एवं पूर्वाई बोलते हैं। और राजस्थान में जो राजस्थान की अधिकतम वर्षा है, यानी जो राजस्थान की 90% वर्षा है वो किस शाखा से हमें प्राप्त होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से हमें प्राप्त होती है। और वर्षा के पैटर्न की बात करें हम कि राजस्थान में वर्षा है वो किस प्रकार से विभाजित है, तो आप ध्यान रखें कि राजस्थान में जो दक्षिण और पूर्व है यहाँ से चलते हैं, उत्तर पश्चिम से उत्तर और पश्चिम की ओर, तो राजस्थान में जो वर्षा है वो कम होती जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में वर्षा का पैटर्न किस प्रकार से है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान में वर्षा है वो कम होती जाती है। फिर हम बात करेंगे शरद ऋतु की। तो अब हम शरद ऋतु की बात करें, जो कार्तिक हीट है वो किसे बोलते हैं, तो अक्टूबर माह में जो गर्म हवाएं चलती हैं, यानी आर्द्रता कम होने के कारण तापमान बढ़ जाता है। और उसके बाद जो थोड़ी गर्म हवाएं चलती हैं जिनको अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट है वो बोलते हैं। अब हम सर्दी ऋतु की बात करें, शरद ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु में सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे माउट। तो माउट है वो किसे कहते हैं, आप सभी को पता है, जो शीतकाल में वर्षा होती है उसको माउट बोलते हैं। और ये कहाँ से आती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि माउट है वो भूमध्य सागर से चलती है और राजस्थान में आकर जो वर्षा होती है उसको शीतकाल वर्षा या फिर माउट है वो बोलते हैं। और इसकी जो लाभ की बात करें तो ये सर्वाधिक जो रबी की फसल होती है उसे लाभ पहुंचाते हैं। गेहूं हो गई, चना हो गए या सरसों हो गई, इनको सर्वाधिक लाभ मिलता है और इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है माउट को। अब हम बात करें कोल्ड वेव यानी शीतलहर की बात करें, तो ये शीतलहर हिमालय से चलती हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं जिनको बोलते हैं। और इनसे सर्वाधिक प्रभावित है वो चूरू, सीकर और बीकानेर है, ये जिले सर्वाधिक प्रभावित है वो होते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक दो फैक्ट और भी बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वार्षिक तापांतर वाला जिला, यानी राजस्थान के अंतर्गत वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात करेंगे, ये सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है वो कौन से जिले का रहेगा, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम, अब हम बात करेंगे वार्षिक तापांतर की, किसकी, वार्षिक तापांतर की। तो वार्षिक तापांतर की जब बात आएगी कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है वो कौन से जिले का है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि चूरू जिले का। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो कौन सा रहेगा, चूरू रहेगा। यहाँ पे हम वार्षिक की बात करें। जबकि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे, यानी जब दैनिक की बात आएगी कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले जिले की बात करें तो यहाँ पे आप उत्तर करेंगे जैसलमेर, यहाँ पे जैसलमेर रहेगा। और अगर आपको पूछे कि सबसे कम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो वो रहेगा डूंगरपुर, यानी सर्वाधिक वार्षिक तापांतर सबसे कम कहाँ पे रहता है, डूंगरपुर के अंतर्गत है वो रहता है। और हम बात करें कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तब हम बात करेंगे जैसलमेर। और कम दैनिक तापांतर पूछे तो डूंगरपुर, और वार्षिक में भी कम पूछे तो भी डूंगरपुर करना है।
और हम सर्वाधिक जो मिनिमम दैनिक तापांतर पूछे आपको कि स्थान कौन सा है, तो अब अगर स्थान की बात आएगी तो स्थान में आपको माउंट आबू करना है। यहाँ पे सर्वाधिक दिन का सर्वाधिक कम तापमान है वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है माउंट आबू के अंतर्गत। माउंट आबू आपको कब करना है, जब आपको पूछे कि सबसे कम दैनिक तापांतर वाला जिला पूछे तो डूंगरपुर, और स्थान पूछे तो यहाँ पे माउंट आबू आप टिक करेंगे। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला मैंने जैसलमेर बताया था, और वार्षिक तापांतर के अंतर्गत मैंने चूरू आपको बताया है। और इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंतर्गत क्या क्या चीज़ देखी है, तो इस वीडियो में हमने जो अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, इस प्रकार से हमारा भौतिक विस्तार यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देख लिया, साथ ही ऋतु वर्गीकरण है वो भी हमने देख लिया है। तो आगे वीडियो में हम आगे जो राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज है ये हमारी चलती रहेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन है वो मिलता है। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और धन्यवाद सभी दोस्तों का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।